राजा सुशांत सिंह के महल के पास एक सुंदर बगीचा था। उसमें बहुत सी परियां रहती थीं। एक रात वे उड़न खटोले में बैठकर पृथ्वी लोक की सैर के लिए निकले। उड़ते उड़ते वे राजा के महल के छत से होकर गुजरे। गर्मी का दिन था, चांदनी रात थी। राजकुमार हर्षवर्धन अपनी छत पर गहरी नींद में सो रहा था। परियों की रानी की निगाह राजकुमार पर पड़ी तो वह उस पर मुग्ध हो गई। राजकुमार हर्षवर्धन को चुपचाप उठाकर ले चलती हूँ, परंतु उसे पृथ्वी लोक का कोई अनुभव नहीं था, इसीलिए वो राजकुमार को बड़ी देर तक निहारती रही। उसके साथ वाली परियां मजाक करती हुई, रानी परी, इंसानों की दुनिया से मोह नहीं करना चाहिए, चलो अब लौट चलें। परी रानी मुस्कुराते हुए, अच्छा चलो, मैंने कब मना किया। परियां यह सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और राजकुमार की प्रशंसा करती हुई अपने देश लौट गई। सवेरे जब राजकुमार सोकर उठा तो बहुत खुश था। तभी राजा की हालत बड़ी खराब है और वो आखिरी सांस ले रहे हैं। राजकुमार की खुशी काफूर हो गई। वह तुरंत वहां पहुंचा। राजा ने आंखें खोली और राजकुमार के सर पर हाथ रखता हुआ कहा, हर्षवर्धन, मंत्री तुम्हारे पिता के ही समान हैं। तुम सदा उनकी सलाह से ही काम करना। इतना कहते कहते राजा की आंखें बंद हो गईं। राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। राजा की मृत्यु पर सारे नगर ने शोक मनाया। एक दिन मंत्री राजकुमार को महल के कमरे दिखाने ले गया। उसने एक कमरे के अलावा सभी कमरे खोल कर दिखाए। राजकुमार ने बहुत जिद की, पर मंत्री किसी तरह से राजी न हुआ। तभी मंत्री का बेटा समर, पिताजी, राजपाट, महल और बाग बगीचे सब इन्हीं का तो है। आप इन्हें उस कमरे में जाने से रोकते क्यों हैं? बेटा, सब कुछ इन्हीं का है, लेकिन महाराज ने मरते समय मुझे हुक्म दिया था कि इस कमरे में राजकुमार को मत ले जाना। अगर मैं ऐसा करूंगा तो राजा की आज्ञा का उल्लंघन होगा। लेकिन पिताजी, अब तो राजकुमार ही हमारे महाराजा हैं। उनकी बात मानकर दरवाजा खोल दीजिए। राजकुमार को दुखी देखकर हमारे राजा को भी शांति नहीं मिलेगी। मंत्री ने ज्यादा हट करना ठीक न समझा। ताला खोलकर तीनों कमरे के अंदर पहुँचे। कमरा बहुत सुंदर था। छत पर तरह तरह के कीमती झाड़ फानुस लटक रहे थे और फर्श पर मखमली गलीचे बिछे हुए थे। दीवार पर सुंदर सुंदर राजकुमारियों की तस्वीरें लगी थीं। एकाएक राजकुमार की निगाह एक बहुत सुंदर राजकुमारी की तस्वीर पर पड़ी। ये तस्वीर किसकी है? जिसका डर था वही हुआ। अब तो इन्हें बताना ही पड़ेगा। ये सोन द्वीप की राजकुमारी केतकी की तस्वीर है। राजकुमार उसकी सुंदरता पर ऐसा मोहित हुआ कि उसी दिन मैं केतकी से ही ब्याह करूंगा। जब तक केतकी मुझे नहीं मिलेगी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार, सोन द्वीप पहुंचना आसान काम नहीं है। वो 7 समंदर पार है। उसकी तलाश में जो भी गया है लौट कर नहीं आया। फिर ऐसे कठिन काम में हाथ डालने की सलाह मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? पर राजकुमार अपनी बात पर अड़ा रहा। पिताजी, मैं राजकुमार का साथ देने को तैयार हूँ। वे दोनों घोड़े पर सवार होकर चल दिए। चलते चलते दिन डूब गया। वे एक बाग में पहुँचे और अपने अपने घोड़े खोल दिए। हाथ मुंह धोकर कुछ खाया पिया। कुछ देर के बाद गहरी नींद में सो गए। उनकी आंखें खुली तो राजकुमार, वो देखिए। राजकुमार जैसे ही उधर देखा, हैरान रह गया। बगीचे के बीचों बीच संगमरमर का एक चबूतरा था। वहाँ कालीन बिछाए गए। फूलों और इत्र की सुगंध चारों ओर फैल गई। चबूतरे पर एक सोने का सिंहासन रख दिया गया। कुछ ही देर में घूर घूर करता हुआ एक उड़न खटोला वहाँ उतरा। उसके चारों पायों को एक एक परी पकड़े हुए थी और उस पर उनकी रानी विराजमान थी। चारों परियों ने अपनी रानी को सहारा देकर नीचे उतारा और रत्न जड़ित सोने के सिंहासन पर बिठा दिया। परी रानी ने इधर उधर देखा और अपनी सखियों से कहा, वो देखो, पेड़ के नीचे 2 आदमी सो रहे हैं। उनमें से एक वही राजकुमार है। उसे तुरंत मेरे सामने लाओ। परियां राजकुमार को अपनी रानी के सामने लाई। राजकुमार की आंखें खुल गईं और वह उस जगह की जगमगाहट को देखकर हैरान रह गया। परियों को अपने आगे पीछे देखकर उसे बड़ी सुखद की अनुभूति हुई। मुझे जाने दीजिए। परी रानी मुस्कुराते हुए, राजकुमार, तुमको जब मैंने देखा था तभी ये सोच लिया था कि तुम ही से विवाह करूंगी। अब तुम कहीं नहीं जा सकते।
तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। परी रानी, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं सोन द्वीप की राजकुमारी केतकी की तलाश में निकला हूँ। मैं इस समय आपसे या किसी और से विवाह नहीं कर सकता। भोले राजकुमार, सोनदीप की केतकी तक इंसान की पहुंच संभव नहीं है। वह देवीय शक्ति के बिना कभी नहीं मिल सकती। अगर तुम मुझसे विवाह कर लोगे तो मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगी जिससे सोन द्वीप की राजकुमारी केतकी तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। परी रानी, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं जब केतकी को लेकर लौटूंगा तभी तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। परी ने प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी उतारी और राजकुमार की उंगली में पहनाते हुए कहा, ये अंगूठी तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी और ये काले सफेद धागे के 2 गोले हैं जो किसी मुसीबत के वक्त जला देने से उनके धुएं से कोई दूत आकर तुम्हारी मदद करेगा। अंगूठी देकर परी रानी आकाश में उड़ गई। राजकुमार समर सिंह के पास आकर सो गया। सवेरे उन दोनों ने देखा कि बगीचे का फाटक खुला हुआ है। वे दोनों घोड़ों पर सवार होकर चले गए। केतकी से मिलने के लिए राजकुमार बहुत उतावले थे कि वह इतना तेज चला कि समर सिंह उससे बिछड़ गया। चलते चलते राजकुमार एक ऐसे शहर में पहुंचा जहां हर दरवाजे पर तलवारें ही तलवारें लटकी थी। एक दरवाजे पर उसने एक बुढ़िया को बैठे हुए देखा। उसे बड़ी जोर की प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए वह बुढ़िया के पास रुक गया। बुढ़िया झूठ मूठ का लाड दिखाते हुए कहती है, हाय बेटा, तू बड़े दिनों के बाद दिखाई दिया है। तू तो मुझे पहचान भी नहीं रहा, भूल गया ना अपनी बुआ को। यह कहते कहते उस राजकुमार को हृदय से लगा लिया और चुपचाप उसकी अंगूठी उतार ली। इसके बाद उसने राजकुमार को मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। समर सिंह को राजकुमार की तलाश में भटकते भटकते बहुत दिन निकल गए। अंत में उसे उपाय सूझा। उसने परी रानी के बगीचे में पहुंचकर उस रात को एक पेड़ पर चढ़ गया। आधी रात को परी रानी उसे चबूतरे पर उतरी। वह समर सिंह की विपदा को समझ गई। उसने उसे सामने बुलाकर कहा, यहाँ से 100 कोस की दूरी पर एक जंगल है। वहाँ खजूर के पेड़ पर एक पिंजरा टंगा हुआ है। उसमें एक तोता है। उस तोते में उस जादूगरनी की जान है जिसने तुम्हारे राजकुमार को मक्खी बनाकर अपने घर की दीवार से चिपका रखा है। इतनी दूर मैं कैसे पहुंच सकता हूँ? परी रानी ने समर सिंह को अपनी एक रुमाल दी। इसको अपने पास रखने से तुम 100 कोस का सफर 1 घंटे में तय कर लोगे। तुम सबको देख सकोगे लेकिन तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। इस प्रकार तोते के पिंजरे तक पहुंचकर तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी और तोते को मारना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। समर सिंह परी की रुमाल लेकर खुशी खुशी जंगल की ओर चला। पेड़ के पास पहुंचकर उसने पिंजरा उतारा और तोते की गर्दन मरोड़ डाली। इधर तोते का मरना था कि उधर जादूगरनी का अंत हो गया। समर सिंह वहां से जादूगरनी के घर पहुंचा। जादूगरनी की उंगली से जैसे ही उसने अपनी अंगूठी खींची कि राजकुमार मक्खी से फिर आदमी बन गया। ओ मेरे दोस्त, तुम ना आते तो मैं मक्खी बनकर ही मर जाता। तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? समर सिंह ने राजकुमार को सारा किस्सा सुनाया। अब दोनों सोन द्वीप की ओर चल पड़े। पहले उसने काला गोला जलाया। गोले के जलाने की देर थी कि काला दूत राजकुमार के आगे आकर खड़ा हो गया। राजकुमार पहले तो थोड़ा डरा, पर वह जानता था कि वह दूत उसका सेवक है। हमें सोन द्वीप पहुँचा दो। कहने की देर थी कि वे केतकी के महल के फाटक पर आ गए। वहाँ एक हष्ट पुष्ट संतरी पहरा दे रहा था। उसने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। राजकुमार ने फिर काला गोला जलाया। दूत हाजिर हो गया। राजकुमार के हुक्म देते ही काले दूतों की पलटन आ गई। उन्होंने रानी केतकी के सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद दूत गायब हो गए। राजकुमार और समर सिंह महल में घुसे। राजकुमार ने सफेद गोला जलाया और सफेद दूत आ गया। मैं केतकी से विवाह करना चाहता हूँ। बारात सजा कर लाओ। जरा सी देर में वो अपने साथ एक बड़ी शानदार बारात सजाकर ले आया। केतकी के पिता ने जब देखा कि राजकुमार केतकी को शान शौकत से ब्याहने आया है और इतना शक्तिशाली है कि उसने सारी सेना नष्ट कर डाली, तब उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता हुई। राजा ने केतकी का ब्याह राजकुमार से करवा दिया। राजकुमार केतकी को लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। राजकुमार परी रानी के बगीचे में आया। रात को सब वहीं ठहरे।
आधी रात को परी रानी आई। राजकुमार उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ये तुम्हारी ही दया का फल है जो मैं केतकी को लेकर यहाँ अच्छी तरह लौट आया। परी रानी गदगद कंठ से, राजकुमार, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। केतकी के कारण ही मुझे तुम्हारे जैसा सुंदर राजकुमार मिला है। केतकी आज से पटरानी हुई और मैं उसकी छोटी बहन। वे सब उड़न खटोले में बैठकर राजकुमार के देश में आ गए। नगर भर में खूब आनंद मनाया गया और धूमधाम के साथ राजकुमार की दोनों रानियों के साथ सवारी निकाली गई। परी और राजकुमारी बहुत पुरानी बात है। राजा चंद्रचूड़ सिंह की एक ही बेटी थी। राजकुमारी बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। राजकुमारी का नाम निहारिका था। निहारिका बहुत दयालु और पशु पंछियों को प्रेम करने वाली थी। मेरा भी एक भाई या बहन होता तो कितना अच्छा होता। इस बात को लेकर वह कभी कभी बहुत उदास हो जाती थी। एक बार वो अपने बगीचे में तितलियों और पंछियों के साथ खेल रही थी। फूलों और फलों से भरे उस बड़े बगीचे में खेलते खेलते राजकुमारी बगीचे के काफी अंदर चली गई। तभी उसने एक खून से लथपथ एक हिरण को देखा। राजकुमारी निहारिका का हृदय करुणा से भर गया और वो दौड़कर उस हिरण के पास गई। हिरण की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तुम मेरी मदद कर सकती हो? राजकुमारी निहारिका हैरान हो गई। वहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। राजकुमारी हैरानी से उस हिरण को देखने लगी। हैरान मत हो राजकुमारी, मैं कोई साधारण हिरण नहीं हूँ। मैं परी लोक की परी हूँ। एक दुष्ट तांत्रिक ने मेरी जादुई छड़ी चुरा लिया, जिससे मैं असहाय हो गई और उसने मुझे अपनी दुष्ट शक्तियों से हिरण में बदल दिया। आज मौका देखकर मैं वहाँ से भाग निकली। उसे पता चल गया और उसने मुझे तीर से घायल कर दिया। मैं अब ज्यादा दूर नहीं भाग सकती। वह दुष्ट तांत्रिक मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ओह, यहाँ तो बहुत खून बह रहा है। रुको, मैं ये तीर निकाल देती हूँ। तुम ये तीर जल्दी से निकालकर मुझे गंगा जल पिला दो। मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी और मेरी शक्ति भी वापस आ जाएगी। राजकुमारी निहारिका ने हिरण के शरीर में लगा तीर निकाल दिया तथा अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर उसके घाव पर बांध दिया, जिससे खून का बहना बंद हो गया। उसके बाद राजकुमारी ने उस हिरण को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर महल की तरफ चल पड़ी। अचानक निहारिका को अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। तभी, राजकुमारी, आप इस हिरण को छोड़ दीजिए। ये मेरा शिकार है। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये हिरण मेरी शरण में आया है, इसको मैं तुम्हें नहीं दे सकती। राजकुमारी समझ गई थी कि ये वही तांत्रिक है जो तेज कदमों से महल की तरफ बढ़ने लगा। तभी, राजकुमारी, तुम सामने वाले पेड़ के 3 चक्कर लगाकर मुझे हवा में उछाल दो। मैं अदृश्य हो जाऊंगी और वो तांत्रिक जब मुझे नहीं देखेगा तो अपने आप वापस चला जाएगा। निहारिका ने वैसा ही किया। हिरण अदृश्य हो गया। कहाँ गया वो हिरण? मुझे नहीं पता। ये कहकर वो महल की तरफ बढ़ गई। महल में पहुंचकर उसने देखा कि हिरण वहीं झाड़ियों में बैठा था। राजकुमारी ने उसे तुरंत गोद में उठा लिया। राजकुमारी, तुम ये सब किसी से मत कहना। इस बात को तुम राज ही रखना। राजकुमारी हिरण को छुपाते हुए अपने कमरे में पहुंच गई। उन्होंने हिरण के बच्चे को अपने मलमल के बिस्तर पर रख दिया और गंगा जल लाने के लिए चली गई। राजकुमारी निहारिका ने गंगा जल हिरण को पिला दिया। गंगा जल पीते ही हिरण की जगह एक अत्यंत खूबसूरत परी खड़ी थी। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी भी थी। परी हवा में ही खड़ी थी। परी के आते ही कमरे में चारों तरफ सुगंध फैल गई। राजकुमारी निहारिका की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने एक सुनहरी परी खड़ी है। प्यारी निहारिका, मैं जानती हूँ तुम दिल की बहुत अच्छी हो। जब मैंने तुम्हें देखा था तभी समझ गई थी। तुमने मुझे बचाया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। जो मांगना है मांग लो। राजकुमारी निहारिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सुनहरी परी को देखकर बहुत प्रसन्न थी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक बड़े भाई या बहन दे दो जो हमेशा मेरे साथ ही रहे और मेरे साथ खेले कूदे नृत्य करें। प्यारी निहारिका, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर सकती हूँ, परंतु उसके लिए एक उपाय करना होगा। आप मुझे बताइए, मैं अवश्य करूँगी। उपाय तो है पर बहुत कठिन है। इसके लिए तुम्हें अपने बगीचे में रहने वाले नाग के जोड़े को 1 साल तक चांदी के कटोरे में दूध पिलाना होगा। लेकिन अगर किसी ने तुम्हें उनको दूध पिलाते हुए देख लिया तो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। मैं ये उपाय जरूर करूँगी। आप तो मेरे साथ ही रहेंगी ना? मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन तुम जब भी मुझे बुलाओगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी।
तुम्हारे साथ खेलूंगी और तुम्हें सभी परेशानियों से भी बचाऊंगी। फिर परी ने अपने जादू से एक अंगूठी निकाली और राजकुमारी को देते हुए कहा, इस अंगूठी को अपने पास रखना। जब भी मुझे बुलाना होगा अंगूठी से कह देना, तुम्हारे पास चली आऊंगी। इतना कहकर वो परी लोग चली गई। परी के जाते ही राजकुमारी उदास हो गई, लेकिन अंगूठी देखकर राजकुमारी के चेहरे पर फिर से मुस्कान दौड़ आई। राजकुमारी उसी दिन से रोज अपने बगीचे में जाती और एक चांदी के कटोरे में दूध भरकर रख देती। थोड़ी देर वहाँ खड़ी रहती। नाग नागिन सरसराते हुए आते और दूध पीकर अपने बिल में चले जाते। 1 साल पूरा होने में कुछ ही दिन बचे थे। राजकुमारी एक दिन जैसे ही उन नागों को दूध पिलाने के लिए दूध लेकर वहाँ पहुँची थी कि तभी एक सपेरा आया। उसने जैसे ही महल के बाहर अपनी बीन बजाई, नाग नागिन पेड़ की खोखल से निकलकर बाहर जाने लगे। ओह, अब क्या करूं? तभी उसने अपनी उंगलियों में से परी की दी हुई अंगूठी निकाली और झट से बोली, परी जल्दी आओ, इन नागों को रोकने में मेरी मदद करो। उसी समय परी हाजिर हो गई। उसने अपनी छड़ी घुमाई और नाग का जोड़ा वापस आकर दूध पीने लगा। राजकुमारी, तुम्हें नहीं पता, ये सपेरा कोई और नहीं बल्कि वही तांत्रिक है जो इन नागों की खोज में यहाँ आया है। अब क्या होगा? मैं अपनी ये जादू की छड़ी तुम्हें देती हूँ। जब भी कभी तुम्हें उस तांत्रिक के आने का पता चले, तुम उस पेड़ के चारों तरफ छड़ी से एक घेरा बना देना। वैसे भी अब 1 साल पूरा होने वाला है। तुम्हारी तपस्या पूरी होते ही तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तब ये छड़ी तुम्हें मुझे वापस करनी होगी। ओह बिल्कुल, पर ये अंगूठी तो मेरे पास ही रहेगी ना? हाँ, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर परी आसमान में उड़ गई। एक दिन राजकुमारी बगीचे में दूध लेकर गई और एक कटोरा रख दिया। तब नाग नागिन आए और उन्होंने दूध नहीं पिया। आज क्या बात है? ये लोग दूध क्यों नहीं पी रहे हैं? राजकुमारी, तुम्हारी तपस्या खत्म हो गई। तुम अपने महल में जाओ। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। क्या मेरा कोई भाई या बहन आ गया? तुम खुद जाकर देखो। राजकुमारी भागती हुई महल में पहुंची तो राजा रानी की गोद में 2 बच्चे बैठे थे। मेरे बरसों से अधूरी इच्छा पूरी हो गई। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे भाई बहन आने वाले हैं? राजकुमारी, आपको तो अपने बगीचे में ही समय नहीं मिलता, इसीलिए हमने सोचा अब आपका मन लगाने के लिए आपको जीते जागते खिलौने दे दिए जाएं। राजकुमारी जानती थी कि ये परी की दया और उसकी तपस्या का ही फल है। वो मुस्कुराई और दोनों बच्चों को अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगी। उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। कभी कभी वो अंगूठी से कहकर परी को बुलाना न भूलती थी।